Hello, my dear students. Welcome to the YouTube channel. I am Mehak, your mentor, friend, and teacher for paper number 9 of CMA Intermediate Group 2 Operation and Strategic Management. Before directly jumping into the subject, I want to address three major questions जो हर बच्चे के दिमाग में as a student आते हैं before starting any of the subject. The first question is कि मैम हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे खत्म करेंगे, ये पहला क्वेश्चन आता है किसी भी बच्चे के दिमाग में। सेकंड क्वेश्चन इज कि मैम पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, हम कैसे पढ़ें, कितनी वेटेज दें किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को, तो हमें पेपर पैटर्न बता दो पहले। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि मैम जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का रेलिवेंस क्या है, रियल लाइफ में हम उसे कैसे और कहाँ पे यूज करेंगे। जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो यही दिमाग में रहता है कि ये साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ पे यूज करेंगे। उसी तरह से अगर हम ये अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे हम रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करेंगे, हमें ये भी बता देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैम हमारा सब्जेक्ट में है क्या, कहाँ क्या चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दो सब्जेक्ट है इसमें, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट का आपका वेटेज है 60 मार्क्स का एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आपका वेटेज है 40 मार्क्स का। ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन प्लानिंग, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेस मैनेजमेंट, ये टोटल 7 चैप्टर आप पढ़ने वाले हो ऑपरेशन मैनेजमेंट में फॉर स्कोरिंग 60 मार्क्स। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप 4 सब चैप्टर्स पढ़ने वाले हो। अगेन इंट्रोडक्शन, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम उस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट में है क्या, तो हम कैसे उसके फर्दर चैप्टर्स के साथ डील कर लेंगे। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन, देन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, एंड द लास्ट वन इज डिजिटल स्ट्रेटेजी, जो कि आप पढ़ने वाले हो फॉर द 40 मार्क्स। ठीक है। अब इन चैप्टर्स में फर्दर क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं वो इस टाइम एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगी कि जैसे डिमांड फोरकास्टिंग का क्या मतलब है, कैपेसिटी प्लानिंग का क्या मतलब है, थोड़ा थोड़ा सा बता पाऊंगी, अभी मैं डिटेल में तो बताऊंगी नहीं, बिकॉज ये चैप्टर पूरा डिटेल में दिया हुआ है आपको, उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट मीनिंग जान के क्या करोगे, देन आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ इसमें ये वर्ड अटक गया, मुझे इस वर्ड का मतलब जानना है, क्यूरियोसिटी आ जाती है दिमाग में कि मुझे उस वर्ड का मतलब जानना है। तो फिर वो आप गूगल करोगे, फिर उसमें डिटेल पे फर्दर कितनी डिटेल चली जाएगी। अगर हम पूरा चैप्टर बाद में पढ़ने ही वाले हैं तो तभी हम पढ़ेंगे, जरा सी चिंगारी लगाने का क्या फायदा। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन चैप्टर्स में आप क्या पढ़ने वाले हो। मैं इतना बता देती हूँ कि इन चैप्टर्स में थ्योरी पढ़नी है या प्रैक्टिकल पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है बच्चों का कि मैम हमें थ्योरी पढ़नी है बैठ के कि प्रैक्टिकल सॉल्व करना है, क्योंकि थ्योरी में जो नींद आती है ना तौबा। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका प्योरली थ्योरी का चैप्टर है। एंड ये ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में बैठ कर आपको नींद आएगी, क्योंकि आपका पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको कहीं पे भी नींद नहीं आएगी। आप थ्योरी भी पढ़ोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट आपका प्रैक्टिकल लाइफ में लगने वाला सब्जेक्ट है, जो कि हम अपना थर्ड क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। तो इस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी कंपनी में बैठ के उसके ऑपरेशंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सोने वाली बात ही नहीं है, इसकी थ्योरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकेंड चैप्टर आपका रहेगा थियरी प्लस प्रैक्टिकल। इसमें थियरी का वेटेज रहेगा 80% एंड प्रैक्टिकल का वेटेज रहेगा 20%। नेक्स्ट चैप्टर आपका प्योरली थ्योरी है एंड सेकेंड, ये फोर्थ मॉड्यूल मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज भी इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा दे रखा है, 20% वेटेज दे रखा है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है यही हमारा पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट में। इसमें प्रैक्टिकल, थ्योरी तो होगा ही, कुछ भी कर लो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको थ्योरी देखने को मिलेगा ही। प्रैक्टिकल 80% एंड थ्योरी इसमें आपको पढ़ना है 20%। नेक्स्ट, ये आपका अगेन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहने वाला है।
जिसमें आपको थ्योरी पढ़ना है 80% एंड प्रैक्टिकल पढ़ना है 20%। ये दोनों चैप्टर भी अगेन थियरी प्लस प्रैक्टिकल है, और इन दोनों चैप्टर में थ्योरी और प्रैक्टिकल का वेटेज 50-50%। ठीक है, ये था आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट का कि कौन से चैप्टर में हम थ्योरी पढ़ेंगे और कौन से चैप्टर में हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना पेपर पैटर्न, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन रहता है कि मैम हमारा पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आएगा। आपका पेपर पैटर्न है सेक्शन ए, मतलब थोड़ा सा आपका रहेगा ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड थोड़ा आपका रहेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 60 मार्क्स का आपका रहेगा ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड 40 मार्क्स का आपका रहेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको आते हैं एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स ईच, दैट इज फॉर 30 मार्क्स, जिसमें से 9 एमसीक्यू आपके रहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के एंड 6 एमसीक्यू आपके रहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। देन आपका आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन ए में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एंड सेक्शन बी में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक रहेंगे आपके पास, जिसमें से आपको चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको ओएम के 1, 2, 3 एंड 4। ये चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट के एंड नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी मैंने बोला थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का ब्लेंड रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्योरली थ्योरी का रहेगा फ्रॉम ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये आपका अक्सर जैसे रहता है, जनरली जैसे चलता आ रहा है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 से रहता है आपका सेकंड क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन। मैंने बोला पहले बच्चे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट की थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की थ्योरी बोरिंग भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है। इसकी थ्योरी को छोड़ दोगे ना तो पेपर में नहीं पास हो पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के आपके जो मेजरली आपको देखने को मिलेंगे ना, वो 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के देखने को मिलेंगे 14 मार्क्स के एंड हियर यहाँ पे 1 क्वेश्चन। तो वो भी जरूरी नहीं है कि पेपर पैटर्न यही रहे, पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन थर्ड, जो कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहेगा। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन फोर्थ रहेगा आपके मॉड्यूल 4 से। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया वो इसीलिए करवाया क्योंकि उसकी वेटेज देखो, पूरा एक 14 नंबर का क्वेश्चन लेके जा रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहेगा ऑपरेशन मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल, दैट इज मॉड्यूल 4 से। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा मॉड्यूल 6 एंड 7, जो लास्ट में 2 हमने देखे ना, उसमें से रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अगेन प्रैक्टिकल ही आएगा। 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल ऑफ 14 मार्क्स। देन आपको 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का देखने को मिलेगा। इस तरह से अगर हम देखा जाए बिना ऑप्शन के, तो टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का रहेगा, 128 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से सब्जेक्टिव के वे में अगर देखा जाए तो आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट 56 मार्क्स का रहेगा एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 42 मार्क्स का रहेगा। और एमसीक्यू अगर प्लस कर दो उसमें, तो 18 मार्क्स के आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट के एमसीक्यू रहेंगे एंड 12 मार्क्स के आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एमसीक्यू रहेंगे। टोटल आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट वेट है, उसकी वेटेज कितनी है, 74 मार्क्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की 54 मार्क्स। अगर आप अकेला ऑपरेशन मैनेजमेंट भी कर लेते हो ना, तो 74 मार्क्स आपकी जेब में है अगर अच्छे से करते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट छोड़ेंगे, क्योंकि ये आप में से लिख के ले लो, 74 मार्क्स का कोई बच्चा नहीं प्रिपेयर करता है। कहीं ना कहीं वो कहेगा कि अरे यार ये ऑप्शन में है, छोड़ देते हैं। आई नो बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि ऑप्शन में है, छोड़ देते हैं, डिफिकल्ट लग रहा है हमें, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें नहीं छोड़ना है। एट द एंड अगर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पेपर में अगर कोई क्वेश्चन फंसा हमसे, तो उस केस में हमें ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की थ्योरी ही बचाएगी। थ्योरी में ऐसा है कि अगर आप 10 मार्क्स, आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसमें से आपको सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे अगर वो भी आप बहुत ही अच्छा पेपर लिख के जाते हो, बहुत ही अच्छा आप उसमें फ्रेम करते हो वर्ड्स को, राइटिंग बहुत अच्छी है, आपने पेपर को प्रेजेंट बहुत अच्छे से किया है उस थ्योरी क्वेश्चन को, उस केस में आपको 14 में से 10 मिलेंगे, मैक्सिमम है वो भी 10, इससे ज्यादा तो मिलते ही नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने प्रैक्टिकल पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, जितना हो सके हम पेपर में प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के आपको 14 में से 14 मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को छोड़ेंगे नहीं, उसे भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो ये हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बचा ले। ठीक है, तो ये था आपके 2 क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन कि मैम हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं, एंड द सेकंड वन इज कि हमारा पेपर पैटर्न क्या रहेगा।
अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की, तब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे हुआ। उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है। अगर हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब पता होगा तो हम फिर ही समझ पाएंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब ये ऑपरेशन मैनेजमेंट वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, ऑपरेशन प्लस मैनेजमेंट। कौन से दो वर्ड से बना हुआ है ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन प्लस मैनेजमेंट। ऑपरेशन प्लस मैनेजमेंट मतलब कि एक बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करने को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब बिजनेस के ऑपरेशंस क्या होते हैं मैम, बिजनेस के ऑपरेशंस मतलब डे टू डे वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे वर्क चल रहे हैं, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, उसे हम कहते हैं ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उन ऑपरेशंस को मैनेज करने को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है मैम, आपने बोल दिया डे टू डे वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हमें समझ भी आ गया कि डे टू डे वर्किंग में क्या हो सकता है, कुछ कुछ पॉइंट्स हमें पता चल गए। बट एक एक एग्जांपल तो दो, हमें एक अच्छी सी एक ओवरव्यू तो दो कि क्या ऑपरेशंस रहते हैं, ऑपरेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऑपरेशंस रहते हैं, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। लेट्स से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ऑपरेशंस रहते हैं और उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल रही हूँ स्मार्टफोन्स की, ठीक है, स्मार्टफोन प्रोडक्शन करती हूँ। अब मैन्युफैक्चरिंग है मतलब इसके ऑपरेशंस क्या रहेंगे, इसको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, मार्केट में बेचना पड़ेगा, ये सब इसके प्रोसेस रहने वाले हैं। अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो इसको रॉ मटेरियल लाना, उसे प्रोसेस करना है और उसे मार्केट में बेचना है, इसके ये ब्रॉड लेवल पे ये प्रोसेस रहने वाले हैं। इन डिटेल अगर हम जाके देखें तो किसी भी ऑपरेशन का स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसकी प्लानिंग से। कहाँ से स्टार्टिंग होती है, प्लानिंग से। अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आप पढ़ने भी बैठ रहे हो, सोचो आज आप बैठे हो, आज से मैं अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा या करूंगी। तो सबसे पहले आप बैठ के शेड्यूल बनाओगे, प्लान करोगे, इतने घंटे में ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्लास देखूंगी, मैम इतने घंटे की क्लास लेती है, मैं इतने घंटे क्लास देखूंगी, उसके बाद मेरे को इतने घंटे देने हैं उसकी रिवीजन करने के लिए, एंड देन इतने घंटे देने हैं उसको क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के लिए। फिर बाकी भी सब्जेक्ट है, मेरे पास ग्रुप 2 दे रही हूँ, मेरे पास टोटल 4 सब्जेक्ट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट को मुझे इतने आवर्स देने हैं टोटल पे, कॉस्ट अकाउंटिंग को मुझे इतने आवर्स देने हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को इतने आवर्स देने हैं, ऑडिटिंग को इतने आवर्स देने हैं, जैसे भी आपका शेड्यूल चलेगा। या आप एक प्रॉपर प्लानिंग करोगे बैठ के कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम किसको देना है, ये आपने प्लानिंग की ना। उसी तरह से ये तो आप छोटा सा काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अपने ऑपरेशंस चलाने हैं, तो उसे उन ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। कोई भी काम ऐसे तो नहीं हो जाता है, पहले उसे भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका आता है वो रहता है प्लानिंग। ऑपरेशन मैनेजमेंट यहीं से स्टार्ट होता है, प्लानिंग से आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। मैंने क्या बोला, ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग चल रही है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग यहाँ से नहीं चल रही है कि आप रॉ मटेरियल खरीद के लेके आओगे, ये तो बहुत आगे जाके स्टेप आता है। पहला स्टेप तो ये आता है कि आपको प्लानिंग करनी है और ऑपरेशन मैनेजमेंट आपके उसी स्टेप पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्लानिंग में अब क्या आता है, सबसे पहला आपका प्लानिंग में आता है डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, एंड द थर्ड वन इज कैपेसिटी प्लानिंग। ये तीन स्टेप आते हैं आपके फर्स्ट प्रोसेस दैट इज प्लानिंग में। अब इन तीनों का मतलब क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग। मैंने क्या बोला, मैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे स्मार्टफोन की मार्केट में
क्या वैल्यू है। स्मार्टफोन में चलो कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है, मेरे हाथ में इस टाइम पे कैलकुलेटर है, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे इस कैलकुलेटर की मार्केट में डिमांड क्या है, कितने लोग चाहते हैं मेरे इस कैलकुलेटर को। अगर सोचो मेरे कैलकुलेटर को सिर्फ 50 लोग चाहते हैं, सिर्फ 50 लोगों की डिमांड है मेरे कैलकुलेटर की, तो अगर मैं बिना प्लानिंग किए सीधे प्रोडक्शन स्टार्ट कर लूं और मैं प्रोडक्शन में 200 कैलकुलेटर बना लूं, तो मेरे 150 कैलकुलेटर वेस्ट जाएंगे ना। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, मुझे प्लानिंग करनी, मुझे डिमांड फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है, कितने लोग मेरे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्शन करूंगी ताकि मेरी वेस्टेज ना हो। तो इसमें भी आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट लगता है। जब आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हो ना कि मेरे प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड क्या है, आज मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी, कल वो प्रोडक्ट कितने लोग उसे खरीद सकते हैं, वो आप ऑपरेशन मैनेज कर रहे हो। आपका फर्स्ट स्टेप है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग। अब आपने सोच लिया कि मेरे जो कैलकुलेटर है इसकी डिमांड है, इन फ्यूचर मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे 200 कैलकुलेटर्स। ठीक है, मैंने इतना डिमांड फोरकास्ट किया, अपना जो भी रिसर्च डेवलपमेंट टीम बिठाई, उसने पूरा रिसर्च किया एंड उसने मेरे को बताया कि 200 कैलकुलेटर तो बिक ही जाएंगे, अप्रॉक्स लेके चलो। ठीक है, फिर मुझे क्या करनी है, प्रोडक्शन प्लानिंग अब करनी पड़ेगी। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि अब मुझे पता चल गया कि मुझे 200 कैलकुलेटर बनाने हैं, अब मुझे सोचना है कि ये कैलकुलेटर बनेगा कैसे, मुझे क्या सामान लगेगा, क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कितने पर्सन लगेंगे मुझे, कितना मेरे को मशीन्स लगेंगी, कितने इक्विपमेंट्स लगेंगे मेरे को, ये सब मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसमें भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट आता है। अपने ऑपरेशंस को मैनेज ही कर रही हूँ ना, पहले डिमांड फोरकास्टिंग की, देन मैं अपने जो प्रोडक्शन प्लानिंग कर रही हूँ। ऑपरेशंस मैनेजर बैठ के सोचेगा ये कि मुझे कितने लोग चाहिए, कितनी मशीन्स चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब चीजें वो बैठ के सोचेगा। देन वो करेगा कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग में वो क्या करेगा, अब देखेगा कि मेरे को 200 कैलकुलेटर बनाने हैं, मेरे को जिसके लिए चाहिए 4 वर्कर्स चाहिए, मेरे को 2 मशीन्स चाहिए मेरे को, एंड चलो इतना ही रखो, रॉ मटेरियल क्वांटिटी में क्या ही लूंगी मैं, तो 4 वर्कर्स चाहिए मेरे को एंड 2 मशीन्स चाहिए मेरे को। इस टाइम पे मेरे पास 3 वर्कर्स अवेलेबल हैं एंड 1 मशीन अवेलेबल है। मेरी कैपेसिटी कितनी है, 3 वर्कर्स एंड 1 मशीन की मेरी कैपेसिटी है, एंड मुझे चाहिए कितनी, 4 वर्कर्स एंड 2 मशीन की। तो अभी मैं कैपेसिटी प्लानिंग करूंगी, मुझे देखना पड़ेगा क्या मैं इन 3 वर्कर से 4 वर्कर का काम निकलवा सकती हूँ। अगर हाँ, तो मुझे एक और वर्कर लाने की जरूरत नहीं है। मैं देखूंगी क्या मैं इन 3 वर्कर को इंसेंटिव बोनस का लालच दूंगी तो क्या ये अच्छा काम करेंगे और मुझे 4 वर्कर की नीड को पूरा करके दे देंगे। अगर तो हाँ, प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ, तो मैं नया वर्कर क्यों लाऊं, मेरे को नए वर्कर पे ज्यादा कॉस्ट लगेगी, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा, उसकी सैलरी जाएगी। यही मैं अपने एग्जिस्टिंग वर्कर्स को इंसेंटिव बोनस देके उनसे काम निकलवा लूं और वो भी खुश हो जाएंगे, तो मेरा क्या नुकसान है इसमें, कोई भी नहीं है। तो मुझे ऐसे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, डिमांड इतनी है, मुझे अपनी कैपेसिटी और डिमांड को मैच करके चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या रहता है, प्लानिंग का। ऑपरेशंस मैनेजर सबसे पहले अपने ऑपरेशंस को, जो काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में, उसे प्लान करते हैं। उसमें वो क्या क्या करते हैं, वो डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं। ये तीनों चैप्टर आपके मॉड्यूल 2 में दिए गए हैं। ठीक है, वहां पे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो डिमांड फोरकास्टिंग, अब मैंने क्या बोला, ऑपरेशन मैनेजर डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। तो अब आप कल को ऑपरेशन मैनेजर बनोगे तो आपको भी तो डिमांड फोरकास्टिंग करनी है। कैसे करनी है, क्या प्रोसेस रहता है उसका, वो सब हम सीखेंगे अपने इस डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर में। देन प्रोडक्शन प्लानिंग भी करनी है, उसके क्या स्टेप्स रहेंगे, कैपेसिटी प्लानिंग के क्या स्टेप्स रहेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि क्या मैं अपने एग्जिस्टिंग वर्कर से काम निकलवा सकती हूँ, वो भी आपको करना है बैठ के, उसकी क्या टेक्निक्स रहेंगी, वो सब आप अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में सीखोगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा, एक बार आपने प्लान कर लिया ना, अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, प्रोडक्ट डिजाइन करोगे। मैंने
प्लानिंग प्रॉपर कर ली कि मुझे कैलकुलेटर बनाने हैं, कितने कैलकुलेटर बनाने हैं, कितनी कैपेसिटी है मेरी, मेरे को कितने और वर्कर्स वगैरह लगेंगे। अब मुझे प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक डिजाइन बनाना पड़ेगा ना। इस कैलकुलेटर का डिजाइन ऐसे बॉक्स में रहेगा, इसके ऊपर यहाँ पे स्क्रीन लगेगी, यहाँ पे कैसियो लिखा होगा, यहाँ पे ये बटन्स ऐसे डिजाइन में रहेंगे, मुझे बड़े बटन्स रखने हैं, छोटे बटन्स रखने हैं। लोग किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें बड़े बटन्स चाहिए होते हैं, छोटे बटन्स चाहिए होते हैं, ये पीछे से डिजाइन कैसे का रखना है। अभी ना समटाइम्स ना कस्टमर आपका डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आपको कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जो आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बट आपको वो इतनी अट्रैक्टिव लगी है, इतनी कैची लगी है कि यू वांट कि ये चीज मेरे पास हो। मुझे जरूरत नहीं है, मैं उसे खरीद के लेके आऊंगी, घर पे पड़ी रहेगी, बट मुझे वो बहुत अच्छी लगी उस टाइम पे तो मैं उसे खरीदूंगी। इसी तरह से आपको प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरह से बनाना है कि वो कस्टमर्स को कैची लगे। डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो अट्रैक्ट करे कस्टमर को, एज वेल एज जो उसकी जरूरत है, जो प्रोडक्ट का यूज है वो खत्म ना हो, आपके प्रोडक्ट का जो यूज है वो भी होना चाहिए। अब मैं कैलकुलेटर बना दूंगी बहुत ही ज्यादा कैची सा, इसमें अच्छे अच्छे डिजाइन डाल दूंगी, पिंक कलर के बटन्स बना दूंगी, ब्लू कलर की स्क्रीन बना दूंगी मैं इसे कि अच्छा लगे, और भी बहुत सारे फीचर्स दे दूंगी। बाद में ये यूज में ना आएगा, मैंने ये सारा सारा ध्यान मैंने इसके डिजाइन में लगा दिया, और इसके अंदर मशीनरी के अंदर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 2 महीने यूज करोगे खराब हो जाएगा ये आपका कैलकुलेटर, क्या फायदा। तो इसलिए आपको प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसे बनाना है कि वो कैची तो लगे, कस्टमर उससे अट्रैक्ट तो हो, साथ में ही जो उसका यूज है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो सेक्रीफाइस नहीं होने चाहिए आपके प्रोडक्ट के। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप आपका क्या है, आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, वो दिखेगा कैसा, उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहता है वो रहता है प्रोसेस डिजाइन का। अब आपने प्रोडक्ट को तो डिजाइन कर लिया कि आपका कैसा प्रोडक्ट रहेगा, सेकंड आपका है आपको प्रोसेस को डिजाइन करना है। ये जो मैं कैलकुलेटर बनाने वाली हूँ, अब इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए क्या प्रोसेस चलेगा उसे डिजाइन करना पड़ेगा। प्रोसेस डिजाइन में आप पूरा पढ़ते हो आपका मतलब कि मैं अभी कैलकुलेटर ये कैसे बनेगा देखते हैं। ये देखो, ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, एंड थ्री। क्या होगा, मैं मटेरियल लेके आऊंगी, इस मशीन में डालूंगी, इस मशीन में ना कैलकुलेटर की बॉडी तैयार हो जाएगी। देन मैं मटेरियल डालूंगी इस मशीन में, इस मशीन में कैलकुलेटर के ऊपर बटन्स लग जाएंगे। देन मैं ये डालूंगी इस मशीन में, इस मशीन में अंदर की जो उसकी भी मशीनरी होती है ना, कैलकुलेटर की मदरबोर्ड एक्सेट्रा, वो लग जाएगी। देन एक और मशीन लेते हैं, इस मशीन में कैलकुलेटर पूरा डिजाइन हो जाएगा, मतलब जो भी मैंने ये यहाँ पे कैशियो लिखा हुआ है, यहाँ पे एमजीटी वगैरह वगैरह लिखा हुआ है ना, ये सारे डिजाइन लग जाएंगे इस पे। ठीक है, मुझे ऐसे ये 4 मशीन्स लगेगी। अब मुझे इसको प्रोसेस को डिजाइन करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी वाली मशीन कहाँ पे रखनी है, पहले ये मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे कर दूंगी कि मेरी मशीन फर्स्ट यहाँ पे है, और मेरी मेरी मशीन 1 यहाँ पे है, और मेरी मशीन 2 यहाँ पे है, मशीन 3 यहाँ पे है, मशीन 4 यहाँ पे है, तो देखो पहले क्या होगा, यहाँ से कैलकुलेटर निकल के उसकी बॉडी बनेगी ना जब, तो ये कैलकुलेटर जाएगा इस मशीन में बटन्स के लिए, कितनी दूर जाएगा, फिर वो वापस पीछे आएगा आपकी मशीनरी के लिए, फिर वो वापस यहाँ पे जाएगा डिजाइन के लिए। बिना फालतू का प्रोसेस लंबा खींचा गया मेरा, जरूरत ही नहीं थी। ऐसे रखती स्मूथ प्रोसेस चलता अपने आप, बस एक वर्कर की मेरे को जरूरत थी, मतलब एक टाइम पे यहाँ पे वर्कर्स की जरूरत थी मेरे को, लेट से 2 वर्कर्स की, जो यहाँ पे रॉ मटेरियल डालते, उसके बाद वो अपने आप आगे जाता जाता दूसरी मशीन्स में, और मेरा लास्ट में रॉ फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल जाता। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मेरे को हर जगह पे वर्कर चाहिए जो यहाँ से उठा के सामान यहाँ पे लेके जाए, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाए, यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे लेके जाए। फालतू का मैंने अपना कॉस्ट बढ़ा लिया, एफिशिएंसी कम कर दी। ठीक है, इससे वेस्टेज भी बढ़ेगा आपका। तो प्रोसेस डिजाइन में आपको 2 चीजें देखनी है, एक आपको देखना है फैसिलिटी लेआउट, एंड एक आपको देखना है लोकेशन। फैसिलिटी लेआउट मतलब जो आपकी प्लांट्स मशीनरीज हैं, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, उसका लेआउट आप कैसे रखोगे। आपको बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत है या आपको छोटी छोटी मशीन से भी काम चल जाएगा, छोटी मशीन
जगह कम लेगी, अगर उससे भी अच्छे प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं तो हम छोटी मशीन लेंगे, कैसे मेरा प्रोडक्शन लाइन रहेगी, ये सब चीजें आप अपने फैसिलिटी लेआउट में देखोगे, कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अगर एक और एग्जांपल लें हम फैसिलिटी लेआउट का, मेरे पास ना दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक तो ऑप्शन है मैं एक ही मशीन ले आऊं जो मेरे को पड़ेगी 50,000 रुपए की, इसमें एक ही बार में रॉ मटेरियल डलेगा एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा, एक बार मटेरियल बनेगा डलेगा, उसके बाद ये मेरा कैलकुलेटर निकल के आ जाएगा, ठीक है, एक बार। सेकेंड ऑप्शन में बस क्या है, वही मेरे पास चार मशीन चाहिए, एक बार इसमें डालूंगी, फिर यहाँ से निकल के इसमें जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। बट ये मेरे को सस्ती पड़ रही है, ये मेरे को पड़ रही है 30,000 की टोटल, चारों मशीन लगा के, ठीक है। अब मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करूं। अगर अभी देखूं तो फिलहाल तो मेरे को ये बेनिफिशियल लग रहा है, बट आगे देखते हैं। अभी इसमें और भी चीजों की जरूरत है, इसमें तो एक ही बार वर्कर चाहिए, एक ही वर्कर चाहिए जो कि सैलरी लेगा लेट से अपनी 500, ठीक है, नहीं 1,000 लेगा, चलो ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मेरे को हर जगह पे वर्कर चाहिए, 1,000, 1,000, 1,000 एंड 1,000, 4,000, तो ये वर्कर्स का ही हो गया मेरा, ठीक है। देन चार मशीनें लगी हैं, चार मशीनों का अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, 500 इसका, 500 इसका, 5 इसका एंड 5 इसका, 2,000 तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब आपकी मशीन का इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक ही मशीन है तो, बट हैवी मशीन है तो लगा लो ज्यादा से ज्यादा 2,000 आएगा। इसकी कॉस्ट क्या हो गई और इसकी कॉस्ट क्या हो गई आपकी, इसकी 9,000 हो गई कॉस्ट, इसकी 8,000 हो गई कॉस्ट। अब आप कौन सी वाले अपने प्लान पे जाओगे, प्लान ए और प्लान बी, प्लान ए पे जाओगे आप, ये वाला प्रैक्टिस, आप ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, यही आपका फैसिलिटी लेआउट रहता है कि आपकी जो फैसिलिटी है पूरी प्लांट एंड मशीनरीज है आपका, उसके बारे में आपको सब डिसीजन लेने हैं कि कौन सा मेरा प्रोडक्शन लाइन क्या रहेगी मेरी, मुझे जो है कौन से वाला ऑप्शन लेना है, इन दोनों में से कितनी लंबी मेरी प्रोडक्शन लाइन खींची जाएगी, ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है फैसिलिटी लेआउट के, जो कि हम इसके रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम फैसिलिटी लेआउट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। देन दो चीजें मैंने बोली, प्रोसेस डिजाइन में दो चीजें रहती हैं, एक तो आपका रहता है फैसिलिटी लेआउट एंड सेकंड आपका रहता है लोकेशन। लोकेशन मतलब जो आपने फैक्ट्री डाली है उसकी लोकेशन क्या रहेगी, आप ऐसी जगह पे फैक्ट्री डालोगे जहां से आपको सप्लायर से इजीली सामान मिल जाए, ऐसी जगह पे मैं फैक्ट्री थोड़ी डालूंगी जहां से मेरे को सप्लायर से सामान आने में ही बहुत दिन लग जाए, 2-3 दिन लग जाए। मैं ऐसी जगह पे फैक्ट्री डालना प्रेफर करूंगी जहां से सप्लाई से सामान चल जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे, एंड जो मेरी फैक्ट्री है थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, उसके बाद ताकि गवर्नमेंट मेरे को तकलीफ ना दे, इसलिए थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो, ऐसी लोकेशन देखनी पड़ेगी। मुझे ऐसी लोकेशन देखनी पड़ेगी जहां पे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल अवेलेबल हो, मुझे दूर दूर ना जाना पड़े मुझे रिसोर्सेज के लिए, नहीं तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी लग जाएगी, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब हम देखते हैं अपने किसमें, प्रोसेस डिजाइन में। सबसे हमने तीन सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़ लिए, सॉरी तीन स्टेप्स पढ़ लिए हमने। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड वन इज प्रोडक्ट डिजाइन एंड थर्ड वन इज प्रोसेस डिजाइन। इन तीनों में ऑपरेशन मैनेजर का रोल है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोल है, ठीक है, जिनके हम आगे चैप्टर्स भी पढ़ने वाले हैं। ये पूरा प्रोडक्ट डिजाइन आपको चैप्टर है, प्रोसेस डिजाइन आपको चैप्टर है, आपको इंडेक्स में दिखाते हूँ मैं, ये देखो प्रोडक्ट डिजाइन आपको चैप्टर है, प्रोसेस डिजाइन आपको चैप्टर है, डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर है, कैपेसिटी प्लानिंग आपको चैप्टर है, हर चीज के ऊपर आपको चैप्टर है। देखो प्रोडक्शन प्लानिंग भी आपको चैप्टर है। तो जो भी रोल है ना ऑपरेशन मैनेजर का, जितने भी प्रोसेस में, जैसे हम अभी ऑपरेशंस देखे ना, क्या क्या ऑपरेशंस रहते हैं, वो ऑपरेशंस आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन है इस सब्जेक्ट में, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। देन एक बार जब हमने अपना प्रोसेस डिजाइन कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, परचेज करने का, परचेज एंड प्रोक्यूरमेंट कह सकते हो। अब आपने सब देख लिया, प्लानिंग कर ली, कितना मेरे को मार्केट में डिमांड रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मेरे को कैसे मेरे को प्रोडक्शन अपनी प्लानिंग करनी है, कैसे कैपेसिटी प्लानिंग करनी है, वो मैंने देख लिया। फिर उसके बाद मुझे प्रोडक्ट का डिजाइन क्या रखना है, मैंने वो भी डिसाइड कर लिया। कैसे प्रोसेस चलेगा मेरा प्रोडक्शन का, मैंने वो भी डिसाइड कर लिया।
अब प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले मुझे जाके रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें ऑपरेशंस मैनेजर को क्या करना है, अब आपको देखना है कि आपको कौन से सप्लायर से कितना डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें हम अपने पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर्स। आपको आगे एक चैप्टर आएगा ट्रांसपोर्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ट्रस्ट में इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको इतना मजा आएगा ना इस चैप्टर को करने में। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि मुझे कौन से सप्लायर से कौन से वेयर हाउस में सामान मंगवाना चाहिए। मेरे पास 4 वेयर हाउस है, 4 वेयर हाउस की अलग अलग डिमांड है। वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2 एंड वेयर हाउस 3। मेरे पास 3 वेयर हाउस है अलग अलग लोकेशन पे। लेट्स से एक है मुंबई में, एक है दिल्ली में, एक है पंजाब में। ठीक है, अलग अलग वेयर हाउसेज है। मेरे पास सप्लायर्स अलग अलग बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह पे सप्लायर्स बैठे हैं। सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3। ये लगा लो महाराष्ट्र में है, ये लगा लो चेन्नई में है, ये लगा लो हरियाणा में है। तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा सप्लायर कितना प्राइस मेरे को दे रहा है, कितने प्राइस में मेरे को सामान दे रहा है। कौन सा सप्लायर के अगर कहाँ पे पहुंचूंगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी। क्या सप्लायर 1 यहाँ पे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कहाँ पे लेगा। क्या सप्लायर 2 कम लेगा इन तीनों में से किन में से, या सप्लायर 3 कम लेगा इन तीनों में से किन में से। वो हम डिसाइड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में बैठ के। तो जब हम अपना रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो मुझे देखना है कि मेरे रॉ मटेरियल की सबसे पहले क्वालिटी बेस्ट, क्योंकि क्वालिटी बेस्ट होना बहुत जरूरी है। देन मेरे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कम हो, इकोनॉमिक एज वेल एज क्वालिटी अच्छी हो। ये दो आपके पॉइंट्स रॉ मटेरियल में होने बहुत जरूरी है। तो ये सब मुझे प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप, अब आपने एक बार रॉ मटेरियल परचेज कर लिया तो आपको फिर क्या करना है, वो रॉ मटेरियल को स्टोर करके भी तो रखना है। रॉ मटेरियल सड़क पे थोड़ी रखोगे, जिसे हम कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग। अब रॉ मटेरियल आ गया आपके पास, अब रॉ मटेरियल को ऐसे ही छोड़ दोगे कहीं पे भी नहीं मैम, उस रॉ मटेरियल को हमें स्टोर करना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा उस रॉ मटेरियल को। तो अब हम देखेंगे कि मुझे कौन सा कितना रॉ मटेरियल स्टोर करके रखना है, कितने वेयर हाउस मेरे को एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल तो वेयर हाउस में स्टोर होगा। तो अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा मेरे को वेयर हाउस कितने लगेंगे, कौन सा रॉ मटेरियल है जो मैं ज्यादा देर तक स्टोर करके रख सकती हूँ, तो मैं उसे बाद में यूज करूंगी। बट जो ऐसा रॉ मटेरियल है जो फटाफट खराब हो जाएगा, उसे मैं फटाफट प्रोडक्शन में डाल देती हूँ, ताकि मेरी वेस्टेज ना हो, मुझे कोई नुकसान ना हो। ये सब डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कोई पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी उसे स्टोर करने के लिए, कितनी देर तक उसे स्टोर कर पाऊंगी, कितनी जल्दी जल्दी फटाफट मुझे उसे यूज करना पड़ेगा। ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ेगी मटेरियल हैंडलिंग में। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेन स्टेप आपका मैन्युफैक्चरिंग। मैम अब तो सब सामान आ गया, मेरी प्लानिंग होगी, प्रोडक्ट का डिजाइन बन गया कि ये कैलकुलेटर का क्या डिजाइन रहेगा, क्या प्रोसेस होगा, वो मैंने देख लिया। मैं सारा रॉ मटेरियल ले आई, बटन ले आई, बॉडी ले आई, अंदर की मशीनरी ले आई, ये ग्लास ले आई, सब कुछ ले आई। मैंने उसे स्टोर भी कर लिया। अब डालो इसी मशीन में बनने के लिए। तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा मैन्युफैक्चरिंग। जो आपने इतना सब प्लान किया दिमाग लगा के, अब उसे इम्प्लीमेंट करना है आपको। ये आपका रहेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट स्टेप इज योर क्वालिटी कंट्रोल। अब आपने जो इतनी प्लानिंग की उसे इम्प्लीमेंट करवाओगे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसे इम्प्लीमेंट करवाओगे। अब आपको चेक भी तो करना पड़ेगा जो आपने प्लानिंग की है और जो आपका एक्चुअल में चल रहा है वो सही चल रहा है, एकदम आपकी क्वालिटी अच्छी आ रही है, मैच कर रहा है, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है आपके आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है और जो आपका एक्चुअल है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। आपको साथ साथ में चेक करना पड़ेगा। अभी मैंने ये जो प्लानिंग की थी मैं साथ साथ में जाके चेक करूंगी कि क्या प्रोसेस वैसे ही चल रहे हैं। अगर कोई चेंज करने की जरूरत है मैं तो मैं उसे टाइमली चेंज करती रहूंगी। ऐसा नहीं है कि सारे मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएंगे एंड में चेंज करूंगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान जो होना था वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं साथ साथ में साइमल्टेनियसली अपना क्वालिटी कंट्रोल करूंगी। मैं साथ साथ में कैलकुलेटर चला के चेक करूंगी कि हाँ ये कैलकुलेटर अच्छे से चल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कोई बटन दब भी नहीं रहा है, कोई चल ही नहीं रहा है। ये सब चीजें मैं चेक करूंगी, इसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। एंड नेक्स्ट स्टेप इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट।
अब मैन्युफैक्चरिंग होगी, आपने क्वालिटी कंट्रोल भी कर लिया, साथ साथ में आप चेक करते रहे। मैन्युफैक्चरिंग खत्म होने के बाद आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना। मैंने रॉ मटेरियल लिया, प्रोसेस में डाला, मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिनिश्ड प्रोडक्ट निकला। कुछ रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, कुछ प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, कुछ फिनिश्ड गुड्स का भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। हर जगह से कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो बच जाएगा। मैं 100 यूनिट्स लेके आई थी रॉ मटेरियल की, 80 यूनिट्स यूज हो गई, जो 20 यूनिट्स बची वो रॉ मटेरियल है। मैंने 100 यूनिट्स इसमें डाली बनने के लिए, सॉरी 80 यूनिट्स इसमें डाली बनने के लिए, 70 यूनिट्स बनी, 10 रॉ मटेरियल है। देन 10 रॉ मटेरियल बचा, मतलब फिनिश प्रोडक्ट में से कितनी निकल सकती है, कि फिनिश प्रोडक्ट के लिए कितनी गई होंगी हमारी, 70 गई। उसमें से फिनिश्ड प्रोडक्ट सिर्फ 50 बने हैं, 20 मेरा यहाँ पे भी, सॉरी 70 तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बन गया ना, प्रोसेस करके जब हो गया 70 हमारा फिनिश प्रोडक्ट बन गया, बिके मेरे सिर्फ 50 हैं, तो मेरा यहाँ पे 20 मेरा फिनिश प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया। ठीक है, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचे हैं, मुझे इन्हें मैनेज करना पड़ेगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब क्या, अब मेरे को नेक्स्ट मैंने डिमांड फोरकास्ट किया ना, दोबारा प्रोसेस चलेंगे डिमांड फोरकास्ट वाले, तो मेरे को 100 यूनिट्स चाहिए। अब देखो मेरे पास पहले से 20 यूनिट्स पड़ी हुई है ना, तो मेरे को अब मंगवानी कितनी चाहिए, 80 यूनिट्स मंगवानी चाहिए। ये है आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट। आपको देखना पड़ेगा कि आपको दोबारा जो ऑर्डर करना है वो कितनी यूनिट्स का ऑर्डर करना है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपको हाउ मेनी यूनिट्स, आपको कितनी यूनिट्स ऑर्डर करनी है। नेक्स्ट आपको क्या देखना पड़ेगा, अब इसमें कब ऑर्डर प्लेस करूंगी। मैंने आज अपना रॉ मटेरियल इसमें डाल दिया, 100 की 100 यूनिट्स इसमें डाल दी। अब वो 4-5 दिन बाद फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलेगी, तो क्या मैं जब वो फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलेंगी 4-5 दिन बाद फिर से रॉ मटेरियल मंगवाऊंगी, रॉ मटेरियल आने में 2 दिन और लग जाएंगे। 2 दिन मेरी मशीनें वेली बैठी रहेंगी, खाली बैठी रहेंगी 2 दिन मेरी मशीनें। रेंट तो मेरा जाएगा ही, बिल भी मेरा जाएगा ही, खर्चा तो मेरा लगेगा, बट प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीजों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा ना, कि कब मुझे अपना दोबारा रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना है। इसे हम सब कहते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कितनी यूनिट्स मंगवानी है, कब ऑर्डर प्लेस करना है, एक बार में कितनी यूनिट मंगवानी है। मेरे को पूरे साल में 100 यूनिट्स लगेंगी रॉ मटेरियल की, क्या एक ही बार में 100 यूनिट्स मंगवा लूं, या धीरे धीरे करके 50-50 का स्लॉट करके मंगवाऊं, या 20-20 का स्लॉट करके मंगवाऊं, कैसे मंगवाऊं। ये सब चीजें मुझे देखनी है इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। देन आपका जो लास्ट स्टेप है वो आपका क्या रहेगा, मेंटेनेंस का। अब सब चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, सब कुछ हो गया, मैन्युफैक्चरिंग होगी, आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी करिए। अब 1-2 साल हो गया मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो जो आपकी इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, उसमें टेयर एंड वेयर होगा, टूटेंगी फूटेंगी वो मशीन्स, आपको उन मशीन्स को रिपेयर करवाना पड़ेगा। अब देखो, आप क्या वेट करोगे जब मेरी मशीन, ये जो कैलकुलेटर बना रही है मशीन खराब होगी तभी मैं उसे रिपेयर के लिए लेके जाऊंगी? नहीं, आपको पहले देखना पड़ेगा कि हाँ ये मशीन की लाइफ इतनी है, इतने टाइम बाद, 2 साल बाद ये अभी खरीदी है, 2 इयर्स के बाद मुझे इसकी मेंटेनेंस की जरूरत है, तो मैं उस अकॉर्डिंग इसके खराब होने से पहले इसकी रिपेयर या मेंटेनेंस करवा लूंगी, इसकी मेंटेनेंस करवा लूंगी। अगर मैं 2 साल बाद इसकी मेंटेनेंस नहीं करवाऊंगी, 3 साल बाद वो पूरी तरह से टूट जाएगी, भंगार हो जाएगी, मेरे को नई लानी पड़ेगी, वो ज्यादा कॉस्ट लगेगी। इससे अच्छा मैं 2 साल बाद इसकी मेंटेनेंस करवा लूँ। और रिपेयर मतलब काम करते करते मशीन में बीच में टूट गई, होता है, कोई भी काम करोगे प्रोडक्ट टूटेगा, आपका मशीन टूटेगी, तो उसी टाइम आप उसे रिपेयर करवा लोगे। आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा, आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल रखने पड़ेगे रिपेयर के लिए। ये ना हो कि मशीन टूटी आप बाहर भाग रहे हो सामान लेने के लिए, आपको पहले से वो रेडी करके रखना पड़ेगा, अवेलेबल रखने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों मेंटेनेंस में भी ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोल रहता है, ये भी आपका चैप्टर है। जितने भी मैंने आपको सब यहाँ पे स्टेप्स पढ़ाए हैं ना, जहाँ पे ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोल रहेगा, ये आपको चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। और इसी के साथ ना हमने एक चीज पढ़ ली अपनी, क्या पढ़ लिया, सोचो, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, पता लगा, हमने एक टॉपिक भी कवर कर लिया, थ्योरी का टॉपिक एक कवर कर लिया। आपको फर्स्ट चैप्टर आप देखोगे उसमें आपको स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो हमने अपना एक टॉपिक खत्म कर लिया, पता भी नहीं चला।
में। स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या कवर होने वाला है, बहुत ही वाइडर स्कोप है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, जो कि हमने डिटेल में पढ़ लिया क्या स्कोप है, और इसी के साथ हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब भी समझ में आ गया। What is operation management? Operation management means managing the operation of an organization. Operation management means managing the operations of an organization. ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्लियर, आई होप। तो अभी मैम आपने हमें क्या पढ़ाया कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या रोल रहेगा, तो वो हमें समझ भी आया कि सारे ऑपरेशंस को वो मैनेज करेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द आपका जितना भी प्रोसेसिंग लगेगी, रॉ मटेरियल एक्वायर करने से लेके उसे प्रोसेस करना और उसका फिनिश्ड गुड्स बनाना, इस सब में आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम आएगा। हमने ये भी देखा कि एग्जैक्टली रॉ मटेरियल एक्वायर करने से ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं स्टार्ट होती है, एग्जैक्टली आपका प्लानिंग प्रोसेस से ऑपरेशन मैनेजमेंट स्टार्ट होती है, हमने ये भी देख लिया। तो क्या मैम ऑपरेशन मैनेजमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में लगती है? सर्विस सेक्टर का क्या, उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं लगती है? लगती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट बच्चे हर जगह पे लगती है जहां पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को मैनेज करना है, तो जहां पे भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उन ऑपरेशंस को आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो वो हो गई ना आपकी ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, आप अपना शेड्यूल बना रहे हो, तो वो आपको जो आपके डेली आपके पूरे डे में आपको जो ऑपरेशंस करने हैं, आप उसे मैनेज कर रहे हो, वो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। पूरे वीक का आप शेड्यूल बना रहे हो, आप अपने पूरे वीक को आप अपने पूरे वीक के ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हो, वो आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया। आप पूरे 6 मंथ्स का शेड्यूल बना रहे हो कि पूरे 6 मंथ्स में मैं क्या क्या कैसे कैसे करने वाली हूँ, तो आप अपने पूरे 6 मंथ्स के ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हो, दैट इज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। हर जगह पे ऑपरेशन मैनेजमेंट है, जहां पे काम हो रहा है तो उस काम को मैनेज करना पड़ेगा, नो डाउट। अगर कोई काम कर रहे हो तो उस काम को मैनेज करना पड़ेगा, वरना वो काम को कोई तुक्की नहीं है, काम ही नहीं होता वो तो फिर। तो जहां भी काम हो रहा है उस काम को मैनेज करना पड़ेगा, और उसी को हम क्या कह देंगे? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब मैम हमें एग्जांपल तो दो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट सर्विस सेक्टर में कैसे लगता है। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ एक नजर लेते हैं। ये हैं आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट के नोट्स, जिसमें प्रॉपर आपका ऐसा नहीं है कि थ्योरी के अलग रहेंगे प्रैक्टिकल के अलग रहेंगे, प्रॉपर आपका चलेगा, क्योंकि मैंने बोला प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए थ्योरी आना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता होगा कि आप उस सम में कर क्या रहे हो, तभी आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा रियल लाइफ में, बेटे आप जाओगे ना तो रियल लाइफ में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा बना बनाया हुआ जिसको आप सॉल्व कर दोगे स्टेप लगा के, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम मिलेगी, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट का हमारी रियल लाइफ में क्या रोल है, इसी के साथ हम अपना थर्ड क्वेश्चन एड्रेस कर देते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का रियल लाइफ में क्या रोल है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस को मैनेज करना, मतलब तो हमें समझ आ गया। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं, मतलब कि कल को जाके हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को मैनेज करने वाले हैं। जो मैंने आपको सारे ऑपरेशंस का ब्रीफ ब्रीफ ओवरव्यू दिया, वो सारे ऑपरेशंस असली में ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो आपको उन ऑपरेशंस को मैनेज करना है। तो आपका हो गया ना प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, सिंपल दिख रहा है, जो भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके सर पे चलेगी, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को मैनेज करके देना है भाई। कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो स्टैंडर्ड्स अचीव होनी चाहिए, वो सब आप करने वाले हो। तो आपको क्या वहां पे ऐसे क्वेश्चन बना बनाया दे देगा कि मैम आप ऐसे बैठे हो चेयर पे, आपके पास वो आएगा कि मैम ये प्रॉब्लम आई है, ये देखो मेरे पास ना ये क्वेश्चन है, ये ऐसे डब्बा है, डब्बे में ऑपरेशन मैनेजमेंट के ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं ना, ये ऐसे डब्बा है, ये इसमें ऐसे ऐसे लिखा है समथिंग समथिंग। अभी मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल नहीं दे पाऊंगी क्योंकि आप उसे रिलेट नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपना असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर नहीं पढ़ोगे आप उसे रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं
आपको बता रही हूँ कि ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको वहां पे ऐसे डब्बा बना के नहीं दे देगा, आपको वो प्रॉपर प्रॉब्लम बताएगा कि मैम ऐसे ये सप्लायर मुझे बोल रहा है कि मैं इतना डिस्काउंट पे दूंगा, दूसरा सप्लायर, जैसे मैंने आपको वेयर हाउस और सप्लायर की एग्जांपल दी थी, तो ऐसे बोलेगा मैम ये सप्लायर बोल रहा है मैं आपको इतना 2% डिस्काउंट दूंगा, ये सप्लायर बोल रहा है मैं आपको 3% डिस्काउंट दूंगा, और ये सप्लायर बोल रहा है मैं आपको 4% डिस्काउंट दूंगा। तो इस केस में मुझे कौन से वाले सप्लायर से सामान लेने चाहिए, तो मैं उससे पूछूंगी कि मुझे सारे फैक्टर्स बता, कि ये सप्लायर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, मेरे को सामान लाने में कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, वो सब बता, दूसरे सप्लायर का बता, तीसरे सप्लायर का बता, देन मैं उसे एनालिसिस करूंगी, खुद क्वेश्चन फ्रेम करूंगी अपने लिए मैं, देन उसका सॉल्यूशन दूंगी, मुझे डब्बा बना के कोई नहीं देगा वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये अप्रोच से नहीं पढ़ना है कि मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा और मैं उसे सॉल्व कर दूंगी, मुझे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मुझे खुद फ्रेम करना है, मुझे प्रॉब्लम मिलेगी, मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना आना चाहिए हमें, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट ही तो थ्योरी है। थ्योरी क्या है, जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, जो क्वेश्चन मार्क आता है आपके माइंड में, व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन मार्क आया ना आपके माइंड में, उसे एक्सप्लेन कर रही है आपको वो थ्योरी, ये जो इतना बड़ा लिखा है वो उसे एक्सप्लेन कर रही है। हाँ, हमें पढ़ने में वो बोरिंग लगती है ऐसे बैठ के, ऑपरेशन मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बोरिंग लगती है, आई नो, तो मैं हूं ना इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ मैं आपको, जैसे अभी मैंने आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब समझाया, प्रॉपर एक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दी भाई हमने, वहां से समझा हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब, उसी तरह उसी वे में हम पूरी थ्योरी समझेंगे, ताकि हमें ये बोरिंग ना लगे, और जो इसका यूज है हमारे आगे करियर में जाके यूज होने वाला है, इसे हम यूज कर सके आगे, बाद में ये ना हो कि हम कोसे खुद को कि काश उस टाइम पढ़ लिया होता। ठीक है, तो भी पढ़ते हैं फिर हम अपना, एक बार जो हमने पढ़ लिया ना उसे यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। Operation management means managing the operations of an organization. Operation management encompasses, मतलब operation management में आता है, इस पे आप include भी लिख सकते हो। ठीक है, operation management encompasses all organizational activities that acquire the raw form of material. Operation management में हर वो एक्टिविटी आती है जो स्टार्ट होती है from requiring the raw form of material, process और convert it into a consumable product या service। समझ आई, यही बोला मैंने आपको, एग्जाम्पल के साथ समझाया। We can say that it involves the following activity। इस अकॉर्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती है, अब मैं आपको ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में एग्जैक्टली क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि बेटे वो डिपेंड करेगा ना, नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करेगा। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस टाइम पे नेचर ऑफ वर्क अलग है, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होगा, ऐसा स्टेप्स नहीं होंगे, तो मेरा यहाँ पे जो ऑपरेशन मैनेजमेंट लग रही है उसमें ये वाली जो हमने स्मार्टफोन वाली कैलकुलेटर वाली एग्जाम प्रोसेस पढ़ा है वो नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी, क्या क्या ऑपरेशंस रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर जैसे हम एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, तो उस केस में आपके ये वाले ऑपरेशंस रहने वाले हैं, सबको ऑपरेशंस मैनेजर को मैनेज करना है, जैसे कि प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, परचेज एंड प्रोक्यूरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो हम अभी पढ़ के आए डिटेल। ठीक है, ये देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब पहले रॉ फॉर्म ऑफ मटेरियल आएगा, उसे आप प्रोसेस करोगे और उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाओगे, इस सब जगह पे ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूज हो रहा है, ऑपरेशन मैनेजमेंट की वजह से ये सब हो पा रहा है, अगर ऑपरेशंस को मैनेज नहीं करोगे तो कैसे, आप रॉ मटेरियल डालोगे ना वो कभी फिनिश प्रोडक्ट बन के नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ठीक है मैम, हमें पता चल गया कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में गुड्स के केस में ऑपरेशन मैनेजमेंट कैसे यूज होगी, बट इनटेंजिबल सर्विसेज के केस में भी तो बताओ। Operation management deals with both tangible product and intangible services। ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, टेंजिबल प्रोडक्ट्स में ऑपरेशन मैनेजमेंट कैसे यूज होगा, यहाँ पे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल दे रखी है मैंने। देखो पहले पूरा प्रॉपर डिजाइन सिलेक्ट करेंगे, सब कुछ प्लानिंग करेंगे, प्रोसेस डिजाइन देखेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन देखेंगे, कैपेसिटी प्लानिंग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे पहले,
ठीक है। फिर उसके बाद उसका रॉ मटेरियल लेके आएंगे, प्रॉपर अपना प्रोसेस डिजाइन कर लिया, प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया प्लानिंग वगैरह। उसके बाद रॉ मटेरियल लेके आएंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, उसका क्वालिटी कंट्रोल होगा, इन्वेंटरी मैनेज कैसे होगी, कैसे डिलीवरी होगी कस्टमर्स तक, सब कुछ मैनेज किया जाएगा आपके ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली हुई है होटल सर्विसेज की। अब देखो, ये वैसे ना होटल सर्विसेज सर्विसेज वाले में आनी थी, मैंने प्रोडक्ट सेंट्रिक में डाल दिया, ये पिक नीचे आनी चाहिए थी। चलो मैं आपको यही से समझा देती हूँ। सर्विस सेक्टर में ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या रोल रहेगा। वैसे अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज देखोगे ना, तो उसमें फूड एज वेल एज सर्विस दोनों रहते हैं, है ना। रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो आप, यहाँ पे पर्सन बैठ के अगर खा रहा है तो वो सर्विस हो गया, बट आप फूड दे रहे हो तो वो आपका क्या हो गया, वो प्रोडक्ट हो गया। इस केस में अगर हम प्रोडक्ट के वे में लेना चाहें तो हम जैसे होते हैं ना फूड वाला सिर्फ ले सकते हैं, ऑनलाइन फूड जैसे जोमेटो वगैरह हो गया, उनके तो सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, हमें सर्विस मिलती है कि हाँ होम डिलीवरी मिल गई। तो कभी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस सेपरेट हो ही नहीं सकते हैं बच्चे, प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस रहेगी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट में, जब आगे फर्दर आगे पढ़ेंगे ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, उसमें आप समझोगे कि कभी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस इंटेंजिबल नहीं, सेपरेबल सॉरी नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट एंड सर्विस हमेशा साथ में ही रहता है। ठीक है। अब जैसे इसमें देखें अगर हम, तो इसमें क्या होता है, रेस्टोरेंट सर्विसेज में क्या होता है, आपको सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो कि आज दिन में कितना कस्टमर आ सकता है, उसके हिसाब से आप राशन लेके आओगे, है ना। आपको पहले सामान बनाना है, उसके लिए चीनी, आपका जो भी दूध वगैरह जो भी लगेगा, आप सबसे पहले प्लान करोगे कि हाँ, डिमांड फोरकास्ट करोगे कि हाँ इतना कस्टमर मेरे पास आ सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप राशन वगैरह सब लेके आओगे। तो पहले आपने क्या स्टेप किया, डिमांड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट आप देखोगे कि आपके पास कैपेसिटी प्लानिंग करोगे। मेरे पास 4 हलवाई है, 4 शेफ है, हलवाई नहीं लेते हैं, चलो शेफ ले लेते हैं। 4 शेफ है मेरे पास, और मेरे को आज ना क्रिसमस है, आज बहुत ज्यादा कस्टमर रहने वाले हैं, मैंने डिमांड फोरकास्ट की ना, आज क्रिसमस है, आज बहुत ज्यादा कस्टमर रहेगा, सिर्फ 4 शेफ है मेरे पास। मेरे को और शेफ की जरूरत पड़ेगी, बट अब ये जो है मेरी टेम्परेरी डिमांड है, आज क्रिसमस है इसलिए ज्यादा डिमांड है, कल वो डिमांड फिर नीचे हो जाएगी। अगर मैं अभी एक वर्कर लेके आऊं तो उसको मेरे को परमानेंट सैलरी देनी पड़ेगी, ये तो सही नहीं है ना, मतलब फालतू का खर्चा हो जाएगा। तो मेरे को अच्छे से अपनी कैपेसिटी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या इन 4 वर्कर्स से मैं काम करवा सकती हूँ कि सारे जो कस्टमर्स हैं मेरे, उनकी डिमांड फुलफिल हो जाए, या फिर मेरे को टेम्परेरी बेसिस पे एक पर्सन लेके आना पड़ेगा जिसको ऑलरेडी पहले से आता हो, मुझे उसको कितनी सैलरी ऑफर करनी पड़ेगी, वो सब मुझे देखना पड़ेगा कैपेसिटी प्लानिंग में। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को प्रोडक्ट का डिजाइन रखना पड़ेगा, आज क्रिसमस है, आज तो लोगों को अच्छी अच्छी डिशेस चाहिए, स्वीट डिश में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन चाहिए। तो मेरे को देखना पड़ेगा, अगर मैं खीर भी सर्व कर रही हूँ ना, तो उस खीर का भी एक अच्छा प्रॉपर डिजाइन रहे। अगर मैं गुलाब जामुन सर्व कर रही हूँ, उसका भी एक डिजाइन रहे, ऊपर केसर के दाने डले हो, एक बाउल में कटोरी में बड़ा वाला गुलाब जामुन रखूंगी, उसके ऊपर केसर डाल दूंगी चाशनी में डिप किया हुआ, या फिर कटोरी में मैं छोटे छोटे 3-4 गुलाब जामुन रखूंगी, उनके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी डाल दूंगी, ऐसा कुछ भी रहेगा। मुझे डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे अपना प्रोसेस देखना पड़ेगा कि पहले मैं अपने शेफ्स को क्या मेन कोर्स बनाने के लिए लगाऊं, स्टार्टर्स बनाने के लिए लगाऊं, कौन से वाले शेफ को स्टार्टर बनाने के लिए लगाऊं, कौन से वाले शेफ को डिजर्ट बनाने के लिए लगाऊं, मुझे पूरा प्रोसेस अपना डिजाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे को रॉ मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा, अपना जो भी राशन वगैरह वो सब खरीद के लेके आना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा, अगर मैं दूध लेके आ रही हूँ तो मुझे उसे प्रॉपर फ्रिज में रखना है, खराब ना हो जाए। अगर मैं पनीर लेके आ रही हूँ तो उसे कैसे स्टोर करना है, सारा मटेरियल मेरे को हैंडल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, फिर क्वालिटी कंट्रोल करूंगी, कि साथ साथ में जाके सब टेस्ट करूंगी कि खीर में मीठा सही है, गुलाब जामुन का टेस्ट सही है, पानी आ रहा होगा ना मुंह में, सब कुछ टेस्ट करूंगी, क्वालिटी कंट्रोल करूंगी मैं वहां पे। फिर उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस रहता है। तो जो भी सारे प्रोसेस है देखो, ये अभी अगर मैं देखूं, मैंने आपको फूड के वे में, प्रोडक्ट के वे में एग्जांपल लेके दिया है। ठीक है। अब अगर हम देखें कि सर्विसेज में, ये देखो जो मैंने आपको समझाया ना, प्रोसेस डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, आप चाहो तो आप रीड ले सकते हो, चाहो क्या रीड लेनी है आपको एक बार। ठीक है। अगर हम सर्विसेज में देखें तो यहाँ पे ये देखो, ये आपकी एयरटेल वाली दीदी ऐड आती है ना इनकी, 4G एयरटेल डाटा, है ना। तो ये वाली अगर सर्विसेज की, एयरटेल सर्विसेज देता है हमें, ठीक है, उसके
नेट मिलता है, हमें इंटरनेट मिलता है उसके सिम यूज करने से। तो इस सर्विसेज में भी बेटा ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? अभी हमें सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा कि कस्टमर्स को चाहिए क्या। जियो आ रहा है हमारे कंपटीशन में, ठीक है। कस्टमर्स को क्या चाहिए, जियो क्या ऑफर करता है, उसकी तरफ कस्टमर क्यों अट्रैक्ट हो गया है। वो इतना नेट दे रहा है इतने पैक में, 250 का वो नेट दे रहा है हमें, 2 GB पर डे दे रहा है और जियो, और वो भी दे रहा है 28 डेज के लिए। तो हमें क्या उसके हिसाब से अपने जो प्लान है वो रखने पड़ेंगे, जो हमारे इंटरनेट पैकेजेस हैं वो हमें क्या रखने पड़ेंगे, कि हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। फिर हम देखेंगे कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट्स है ताकि कस्टमर हमारे पास ज्यादा अट्रैक्ट हो, है ना। अगर हम उन्हें देंगे कि साथ में आपको पैक के साथ बड़ा कुछ मिलता है ना, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है, नेटफ्लिक्स की मिल रही है, कभी कुछ मिल रहा है, साथ साथ में बहुत कुछ मिल रहा होता है हमें, तो वो हमें साथ में बेनिफिट्स देखने पड़ेंगे। अगर कोई प्लान हमारा पैकेज ले रहा है, इंटरनेट पैकेज ले रहा है, तो उसे साथ साथ में हमें क्या देना पड़ेगा, वो सब मुझे देखना पड़ेगा। एक बार कस्टमर के पास सिम चली गई, फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो मुझे कैसे एड्रेस करनी है। मुझे पर्सन बिठाने पड़ेंगे जो कस्टमर्स की कंप्लेन सुने, उनकी कंप्लेन्स को सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन्हें सॉल्व करे, मुझे ये भी देखना पड़ेगा। फिर अगर अभी कस्टमर के पास एक बार मेरा सामान चला गया है, तो उसे कस्टमर को उसे यूज करने में कोई दिक्कत ना आए, मेरी इंटरनेट की स्पीड अच्छी रहे, मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि स्पीड अच्छी रहे मेरी। ये सब चीजें मेरे को ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में भी ऑपरेशन मैनेजमेंट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट ये आप अगर टीचिंग की एग्जांपल ले लो, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे भी अपने ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ रहा है। मुझे मैनेज करना पड़ेगा मुझे कौन सी क्लास कितने टाइम की रखनी है। मुझे ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्लास है, इंटर का बच्चा है, ज्यादा देख सकता है, इसे अभी डेडिकेटेडली पढ़ना चाहिए, मैं 2 घंटे की क्लास दे सकती हूँ ताकि हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो, ताकि उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट करवा सकूँ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा सकूँ, एमसीक्यू करवा सकूँ। हमें ज्यादा टाइम अपना रिवीजन में देना है, रेगुलर क्लास में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, मतलब ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करेंगे, उसे इन्वेस्ट नहीं करना है मुझे रेगुलर क्लास में ज्यादा टाइम। ये सब मुझे मैनेज करना पड़ेगा। फिर मुझे देखना पड़ेगा, अच्छा मुझे साथ में फाउंडेशन की भी क्लास रखनी है, इतनी देर मैं इंटर को पढ़ाऊंगी, इतनी देर मैं फाउंडेशन को पढ़ाऊंगी, इतनी देर मैं नोट्स पे फोकस करूंगी, इतनी देर मैं अपने लिए लेक्चर प्रिपेयर करूंगी। सब चीजें मुझे मैनेज करनी पड़ेंगी। मुझे बच्चे को साथ में नोट्स देने हैं, क्लास तो देनी है, साथ में नोट्स देने हैं, साथ में रेगुलर टेस्ट सीरीज देनी है, मुझे ये मैनेज करना पड़ेगा। साथ में मुझे बच्चे को और क्या चाहिए, वो क्या चाह रहा है हमसे, वो हमसे मैराथन चाह रहा है, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, ठीक है। तो आपका कहना क्या चाह रही हूँ मैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं है, ये सर्विस सेंट्रिक भी है। टेंजिबल गुड्स को तो डील करता करता है, साथ में इंटेंजिबल सर्विसेज को भी डील करता है आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट। समझ आया? यहाँ पे हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब खत्म होता है। क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब? ऑपरेशन मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ऑपरेशंस रहते हैं उसका मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल के साथ एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर में क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक लाइन पढ़ी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकती है आपको, कि ऑपरेशन मैनेजमेंट डील्स विद बोथ टेंजिबल प्रोडक्ट एज वेल एज इनटेंजिबल सर्विसेज। कैसे इंटेंजिबल में डील करता है और कैसे टेंजिबल में डील करता है, ये दोनों की हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं। इसी के साथ हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट का मीनिंग खत्म होता है। अब हमें समझ आ गया कि जो हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसमें एक सब्जेक्ट दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसका मतलब क्या है, उसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, कहाँ पे जाके उस सब्जेक्ट को हमें यूज करना है। बिन फालतू का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम प्रोफेशनल कोर्स में, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना उसका यूज है बच्चे। अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना उसका यूज है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ रहे हो इसका भी यूज है, ठीक है। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ज्यादा हैवी नहीं करते इस क्लास को, फर्स्ट क्लास है तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का जिसमें मैंने आपको मीनिंग समझाया इसे अच्छे से रिवाइज करो और एग्जाम्पल ढूंढो, अपने मन में सोचो कि हाँ यहाँ यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, ये भी मैनेज हो रहा होगा, क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा होगा। देखो अपने आसपास, आपको हर जगह पे ऑपरेशन मैनेजमेंट की एग्जाम्पल दिख जाएगी, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल अपना आगे कंटिन्यू करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर को। एनफ फॉर द टुडे, बाय बाय, टेक केयर।